नमस्कार फ्रेंड्स। आज के ई कंटेंट डिस्कशन में मैं बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक ले रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स बुक से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फर्स्ट पेपर के रूप में चलती है। टॉपिक मेरा रहेगा आज मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। मैक्सवेल ने क्या नियम दिया उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये किसकी क्लासिकल पिक्चर हम हमारे दिमाग में ले जाएं। तो इसने ये कहा था कि मान लीजिए कोई प्लेग्राउंड है, उस प्लेग्राउंड में लाखों में प्लेयर्स हैं, बैठे हुए हैं। एकदम से मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। विस्फोट से क्या होगा, जबकि ध्यान रहे मैक्सवेल ने यह कहा था कि कोई भी प्लेयर आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रखता, सारे अननोन है। क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि सारे प्लेयर्स रैंडम मोशन स्टार्ट कर देंगे। कोई कम वेलोसिटी से भागेगा, कोई ज्यादा वेलोसिटी से। तो एवरी पर्सन मूव्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी। तो इसका क्या, इसका जो इन्होंने जो वेलोसिटी में और नंबर ऑफ प्लेयर्स में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया और मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंटेशन दिया मैक्सवेल ने। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स को तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से समझ लूं, और वेलोसिटी उनकी क्या क्या आई है वो उसकी ऑडिटिंग में वेलोसिटी के रूप में कर लूं। तो इनके बीच में मैक्सवेल ने एक मैथमेटिक्स डिफाइन की, एक लॉ बनाया, जिस लॉ के आधार पर पूरा समाज व्यवस्थित है। और यहां तक कि हम पूरे समाज में इस लॉ का ही फॉलो है। लॉ क्या कहता है, जैसे बहुत बड़ा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में डिफरेंट पीपल्स रहते हैं, लेकिन सभी पीपल्स के पास सेम क्वांटिटी तो नहीं है मनी की, सबके पास अलग अलग क्वांटिटी है। मतलब पूरा कंटिन्यूअस वेरिएशन है उनके पास धन का। तो इस धन के जो डिस्ट्रीब्यूशन में, धन की मात्रा के डिस्ट्रीब्यूशन में और नंबर ऑफ पीपल्स में जो सोसाइटी में रहते हैं, उसमें मैक्सवेल ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उसको मैथमेटिक्स दी। उसको मैक्सवेल का वेग वितरण नियम कहते हैं। ध्यान रहे यह वितरण नियम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर ही होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां मॉलिक्यूल्स या एटम्स की गति असंभव है। तो एक्सप्लोजन का मतलब है कि मैंने टेम्परेचर दे दिया। और आज तक ये इस बात को भी डिफाइन कर देगा ये नियम कि कोई भी पार्टिकल उस प्लेग्राउंड में, कोई प्लेयर ऐसा नहीं बचेगा जो मोशन में नहीं हो। एवरी पार्टिकल या एवरी प्लेयर मोशन में हो। ऐसा नहीं है कोई बैठ गया विस्फोट होते। तो ये इन नियमों की, इनको समराइज करने के लिए, कोई भी नियम जब भी दिया जाता है फिजिक्स में या किसी भी डिसिप्लिन में, तो व्यक्ति एक अपने पोस्टुलेट लेके चलता है, कुछ आइडियल कंडीशंस लेके चलता है। उस कंडीशंस के आधार पर वो उसकी नियम या मैथमेटिक्स डिफाइन करता है। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये नियम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब ये नियम
गैस की काइनेटिक थ्योरी पर आधारित है। क्या पोस्टुलेट्स लिए इसने जो पोस्टुलेट्स लिए, पहला इसने कहा भाई आइडियल गैस लेनी। मैक्सवेल ने कौन सी गैस ली? आइडियल गैस। दूसरा लिया वास्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ये तब एप्लीकेबल है जब अणुओं की संख्या बहुत अधिक संख्या में है। तो दूसरा वास्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। तीसरा कहा इसने, तीसरा पोस्टुलेट लिया अभिग्रहित सिद्धांत कि जब आइडियल गैस ही है तो केवल काइनेटिक एनर्जी का कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन ओनली ऑफ काइनेटिक एनर्जी of the molecule. Consideration of only kinetic energy of the molecule. जब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इंटरएटॉमिक फोर्स कार्य नहीं करेगा। नो इंटरएटॉमिक फोर्स या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स between molecules, no interatomic या intermolecular force between molecules। चौथा जंक्शन, जब भाई फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, तो नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट, इन अब अणुओं में क्या होगी, उसने कहा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच रैंडम मोशन संभव होगी। अब रैंडम मोशन होगी तो कोलिशन भी होगा, और कोलिशन का क्या नेचर होगा, तो कोलिशन का नेचर इन्होंने अजम्पशन में लिया कि वो इलास्टिक इन नेचर होगा। कोलिशन बिटवीन कोलिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल बी इलास्टिक इन नेचर। जो भी टक्कर होगी आपस में रैंडम मोशन की वजह से वो क्या होगी, इलास्टिक इन नेचर। का मतलब है कि प्रत्यास्थ टक्करें होंगी, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन किसी भी मॉलिक्यूल की इक्वल होगी। तो these are the assumptions which is taken by Maxwell and then define the Maxwell's velocity distribution law। तो कभी कभी तो एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल वेग वितरण नियम में जो भी assumptions मैक्सवेल ने लिए उनको आप लिखिए।
अब मैक्सवेल ने इन अजम्पशंस को आधार मानकर एक मैकेनिक्स की, एक मैथमेटिक्स की और उस नियम का एक मैथमेटिक्स फॉर्म दिया और उसने ये कहा कि वे अणु जिनका वेग c एंड c प्लस डी रेंज में है। पता है कि अणु सारे, कोई भी अणु सभी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को छोड़ दो, बाकी किसी भी टेम्परेचर पर जो अणु है वो सभी संभव वेगों से गति कर सकते हैं। ये भी एक अजम्पशन मान लो। तो मैक्सवेल ने कहा, मैथमेटिक्स जो दी उसकी मैथमेटिक्स क्या थी कि C अणु का वेग C एंड C प्लस डी रेंज में हो, उन अणुओं की संख्या दी उसने dnc इज इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। ये किन अणुओं की संख्या है? मैक्सवेल वेग वितरण नियम क्या बताता है कि उन अणुओं की संख्या बताता है जिनका वेलोसिटी रेंज c एंड c प्लस डी में है। उन अणुओं की संख्या ये होगी। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको मैं डीएनसी अपॉन डीसी, अच्छा जहां n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, के या बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, m मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, और T टेम्परेचर है। अगर हम यहां T0 कर दें, T0 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो डीएनसी कितना आ जाएगा? T0 कर दे तो इनफाइनाइट, और यहाँ पे इनफाइनाइट T0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 आ जाएंगे। ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, समझ रहे? तो डीएनसी अपॉन डीसी क्या लिख सकता हूं मैं? वो लिख सकता हूं 4 पाई एन m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी स्क्वायर। ये मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब इसमें जो ग्राफ बनाया इसने, वो ग्राफ ऐसा ग्राफ था जो दुनिया के सारे सिस्टम उसी ग्राफ का अनुकरण करते हैं। इसने क्या किया, सी में और डीएनसी अपॉन डीसी, मतलब उन अणुओं की संख्या, जो अणुओं की संख्या आई जो सी एंड सी प्लस डीसी रेंज में थे, ग्राफ इस तरह का आया। मतलब ये यूं कहना चाहता है कि भाई सी हर एक वेलोसिटी के सभी मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स उसको मिले सी एंड सी प्लस डीसी रेंज में, वेलोसिटी रेंज में, वो हर एक वेलोसिटी रख सकता है। कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है। तो वही बात कि नंबर ऑफ पीपल्स है वो डिफरेंट मनी रख सकते हैं, मनी फॉर वेलोसिटी, बशर्ते टेम्परेचर हो। अच्छा, इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका, वो क्या डिफाइन करें? कभी कभी ये भी सवाल आता है कि व्हाट
व्हाट डज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द कर्व, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। कैसे बताता है? अगर मैं C और C+D रेंज में लूँ तो ये D कितना आएगा? ये DC बहुत अल्प है, DC, और ये DNC अपॉन DC है इंटू DC कट जाएगा। तो DNC तो किस में होगी फिर क्या? इसमें, ये तो मैक्सवेल बता ही रहा है। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देगा। कौन? इस ग्राफ के द्वारा स्वेप्ट एरिया या इस कर्व के द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल। तो इसके आगे जो मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो बात करूंगा कि एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं बाय मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे इसको। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन।